जय हिंद दोस्तों, हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहली न्यूज़ है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2024। इसमें 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वो है डेविड बेकर, डेमिस हेज़ेबिस, जॉन चंपर। इन 3 लोगों को ये प्राइज़ दिया गया है और किस फील्ड में दिया गया है ये देख लेते हैं। सॉरी, किस रिसर्च पे दिया गया है ये देख लेते हैं। इन्होंने प्रोटीन के फील्ड में अपनी रिसर्च की है और एआई की मदद से ऐसा इन्होंने बनाने की कोशिश की है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोटीन है, हर प्रोटीन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे किसी प्रोटीन का फंक्शन होता है एंजाइम क्रिएट करना, जैसे हमारी सलाइवा है, ये भी एक एंजाइम है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारी मसल को अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, जैसे मसल बिल्ड होते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोटीन होते हैं जो इनका वर्क अलग अलग होता है। तो इन्होंने एआई की मदद से किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर और उसे बनाने का, उसका फंक्शन करने का जो तरीका है, एआई की मदद से उसे डेवलप किया है। मान लीजिए कल के दिन इन्हें कोई प्रोटीन बनाना है, जैसे ये एक प्रोटीन है, ये प्लास्टिक है। मान लीजिए इस प्लास्टिक को खत्म करना है, तो ये एक ऐसा प्रोटीन बना सकते हैं जिसका फंक्शन, ये एआई की मदद से इसका फंक्शन ऐसा डाल सकते हैं कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, तो इस प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर सके और इसे खत्म कर सके। तो इसका फंक्शन भी हम डिसाइड कर सकते हैं एआई की टूल से, और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम बना सकते हैं एआई की मदद से। तो इस फील्ड में डेविड बेकर, डेमिस हेज़ेबिस और जॉन चंपर को ये प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। तो इसमें विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुक्कन को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और किस चीज़ के लिए दिया गया है? डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन में। समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर हमारी जीन की इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपको एक चीज़ पता होगी, कोविड के टाइम पे एक एमआरएनए करके एक वैक्सीन आई थी, तो जिसमें क्या किया था कि कोई वायरस लिया था, उसको मॉडिफाई करके कोरोना की तरह बिहेव करना सिखा दिया था एमआरएनए के थ्रू। और फिर ये हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारी इम्यून बॉडी समझती है कि कोरोना वायरस है, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है हमारी बॉडी और एक तरीके से एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है। ये वीक वायरस होता है। तो इसी तरह एमआरएनए का यूज़ किया है कि ये जो है इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इतना समझिए कि हमारी जीन जो है, हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर हमारी जो जीन्स होती हैं, जीन्स की इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो हम ट्रांसफर करेंगे एमआरएनए के थ्रू। ठीक है, एमआरएनए के थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे। कहाँ करेंगे वो अभी समझते हैं। देखिए, अगर हमारी बॉडी में कोई फॉल्ट हो जाता है हमारी जीन के अंदर, मान लीजिए कि कैंसर कैसे होता है, डायबिटीज़ कैसे होता है, कहीं ना कहीं हमारी जीन में फॉल्ट होता है। ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, इसलिए कहीं ना कहीं कैंसर इसलिए होता है। तो हम कैंसर को भी खत्म कर सकते हैं। कैसे कि कोई जीन की इन्फॉर्मेशन हम एमआरएनए के थ्रू उस जीन के रिप्लेसमेंट पर लगा देंगे, तो हम कैंसर जैसी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। इस चीज़ में हमने देखा विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुक्कन को ये नोबेल प्राइज़ मिला है। तो अगर मान लीजिए किसी जीन में कोई फॉल्ट है, तो डिसीज़ होंगी, तो इसको खत्म करने के लिए एक माइक्रो आरएनए करके एक मॉलिक्यूल है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं डिसीज़ को ख़त्म करने में और अपने बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में। ठीक है, ये मेन रिसर्च इनकी ये थी कि इन्होंने एक ऐसा माइक्रो आरएनए डिस्कवर किया है और उसका यूज़ कैसे करना चाहिए वो भी इन्होंने बताया। देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। फिजिक्स में जॉन जे हॉपफील्ड, जेफरी हिंटन को नोबेल प्राइज़ दिया है फिजिक्स में। और किस चीज़ के लिए दिया गया है? डिस्कवरीज दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसे समझते हैं। मशीन लर्निंग क्या होती है उसे समझते हैं। जैसे हम कभी चैट करते हैं किसी से और आपने नया फ़ोन लिया है, चैटिंग कर रहे हैं, कीबोर्ड पे अभी आप मान लीजिए नाम डाल रहे हैं अर्जुन, तो वो ऊपर जो सजेशन में नेम आता है वो अभी सजेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसे 2-3 बार चैट करते हुए उसे सेंड करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो सजेस्ट करने लगेगा, क्योंकि उस कीबोर्ड को पता चल गया है कि जैसे ही आप AR डालेंगे वैसे ही इसका मतलब मशीन समझिए कि आप ये पूरा नाम डालना चाह रहे हैं, AR चाहिए, अर्जुन डालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये मशीन लर्निंग होती है कि आपके जैसे डेटा आपका मशीन लेती रहेगी, कहाँ पर आप कौन सा डेटा डाल रहे हैं, तो वो लर्न करती रहेगी कि आप किस टाइम पर क्या डेटा डाल रहे हैं। मान लीजिए आप जब भी इट लिखते हैं उसके बाद तुरंत आप वॉज लगाते हैं, ठीक है, इट वॉज, तो वो अपने आप कीबोर्ड सजेस्ट करने लगेगा इट के बाद वो तुरंत रिकमेंड करेगा वॉज के लिए। तो ये मशीन लर्निंग होगी, आपके डेटा से ही वो खुद सीख गई है कि आपको क्या किस टाइम क्या जरूरत है। ऐसे ही और भी फील्ड में इसका यूज़ हो सकता है। ये सॉन्ग में यूज़ हो सकता है, ये वीडियो क्रिएट करने में यूज़ हो सकता है, ये इमेज क्रिएट करने में यूज़ हो सकता है। ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग में आ जाती हैं। अब जैसे मैं आपको एक एप्लीकेशन पे ले चलता हूँ, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करते हैं। ये मैं आपको एक एप्लीकेशन पे ले जाता हूँ, मैंने पहले सीख रखी है। मैं एक गाना गाऊंगा, सॉरी ये सर्च करने लगा। मैं एक गाना गाऊंगा, ये सीटी बजाऊंगा, ये अपने आप उस गाने को बता देगा। जैसे वेट, ये देखिए अपने आप ये गाने इसने सजेस्ट कर दिया। ये AI ऐसा वर्क करती है कि आपका डेटा ले लिया, वो पहले से उसके डेटा में क्या क्या फीड है उससे मैच हुआ, तुरंत इसने सारे गाने शो कर दिया। तो ये इस तरीके से AI वर्क करता है। अब इन्होंने क्या किया कि एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया, और ये कैसे वर्क करता है ये देख लेते हैं। जैसे ये इनपुट है, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। अ मशीन लर्निंग प्रोग्राम और मॉडल दैट मेक डिसीजन इन अ मैनर सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगा। मेड ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नोड्स दैट वर्क टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब ANN स्ट्रक्चर कंटेन इनपुट लेयर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, हिडन लेयर फॉर एनालिसिस एंड आउटपुट फॉर रिजल्ट। अभी क्या करेगा, इनका जो स्ट्रक्चर है ये इनपुट लेगा और हिडन प्रोसेस ये करेगा, फिर बाद में आउटपुट दे देगा। ये इस तरीके से न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया मशीन का। तो ये क्या करेगा, आपके डेटा लेगा, बार बार उसे प्रोसेस करेगा, उसे लर्न करेगा, फिर उसे आउटपुट देता रहेगा। इस तरीके से इन्होंने एक अपना स्ट्रक्चर बनाया मशीन लर्निंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत जैन प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने निकाली है। और ये जो है भारत जैन प्रोग्राम, ये मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। AI का यूज़ करके हमने जो है जनरेट हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड मल्टी मॉडल कंटेंट, ऑडियो एंड इमेजरी
इन वेरियस इंडियन लैंग्वेज। अब हम एक ऐसा मॉडल बनाने जा रहे हैं एआई की मदद से जो उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट भी करेगा, अलग अलग लैंग्वेज में ऑडियो भी होगी और एक विजुअल इमेज भी होगी। ठीक है, ये एक ऐसा मॉडल हम बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पेस टॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये प्राइवेट फंड पहली बार हमारे इसरो के साथ आके एक सैटेलाइट दे रही है इसरो को, 400 किलो की एक सैटेलाइट इसरो को दे रही है और ये परफॉर्म करेगा स्पेस टॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये 2 सैटेलाइट होंगी, इन्हें आपस में डॉकिंग करेगा। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए हम आगे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा चंद्रयान 4 होगा, हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो इसमें जैसे कोई मान लीजिए एस्ट्रोनॉट, ये हमने अपना मान लीजिए कल के दिन एक स्पेस स्टेशन बना लिया और इस रॉकेट से हमने फिर अपने एक एस्ट्रोनॉट भेजा, तो ये स्टेशन के अंदर कैसे जाएगा, तो ये जब ये इसके अंदर डॉक होगा तभी ये इसके अंदर जाएगा ना, इसलिए इसको हमने परफॉर्म किया है और सक्सेसफुल भी रहा है। ये अक्टूबर की रिपोर्ट है इसलिए इसमें बताया नहीं गया, लेकिन अभी ये सक्सेसफुल हो चुका है ये एक्सपेरिमेंट। तो एक सैटेलाइट का नाम चेजर है, एक का नाम टारगेट है। ठीक है, और पहली बार प्राइवेट सेक्टर से कोई पार्टिसिपेशन हुआ है इस तरीके का जो डॉकिंग में यूज़ होगा एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। स्पेस बेस्ड सर्विलेंस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव 3rd फेज ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विलेंस SB3 प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में टोटल 52 सैटेलाइट होंगी लोअर अर्थ ऑर्बिट में और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। किस लिए भेज रहे हैं इतनी सारी सैटेलाइट? टू मॉनिटर एंड कलेक्ट द डेटा ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज इन स्पेस एंड अर्थ पर नज़र रखने के लिए और वहाँ से डेटा लेने के लिए ये हम प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं। और इसका महत्व क्या है ये देख लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी में हेल्प करेगा, डिफेंस में हेल्प करेगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्पेस में जो इतने सारी ट्रैफिक हो गया है सैटेलाइट्स का और आपस में कभी कभी टकरा भी जाती हैं सैटेलाइट्स, तो उन पर नज़र रखेगा। प्रोटेक्ट स्पेस एसेट्स, हमारी सैटेलाइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड डिजास्टर रिस्पांस, एनवायरमेंट जो भी डिजास्टर होते हैं उन पर नज़र रखेगा। साइंटिफिक रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन, इन चीज़ों के लिए ये काम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यूनिफाइड जीनोमिक चिप, हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है यूनिफाइड जीनोमिक चिप एंड इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी। पहले हम देख लेते हैं यूनिफाइड जीनोमिक चिप क्या है। इसमें जीनोम प्रोफाइलिंग डिज़ाइन की जाएगी, एवेल्युएट की जाएगी, किसकी? इंडियन कैटल ब्रीड की। ठीक है, क्यों की जाएगी जीनोम प्रोफाइलिंग? ताकि हम बेस्ट से बेस्ट ब्रीड निकाल सकें और उनका यूज़ कर सकें, तो ज़्यादा मिल्क से ज़्यादा प्रोटीन वाली मिल्क हो हमारे देश में, इसलिए। और हम देखते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी क्या है। इसमें क्या है, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एआई की मदद से हम ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफ स्प्रिंग हो वो फीमेल काव्स हो, मतलब गाय हो, बैल ना हो पैदा, ये हम कर सकते हैं इसकी मदद से। और भी इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे डिसीज़ फ्री हम हर्ड पैदा कर सकते हैं उनके जीन्स में एडिटिंग करके, और जैसे क्लाइमेट चेंज चल रहा है तो हम इनके जीन में एडिट कर सकते हैं और इन्हें क्लाइमेट टॉलरेंट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 49 मेडिसिन को बैन कर दिया एक तरीके से और रिकॉल देयर प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरर से बोला है कि वो अपनी मेडिसिन ये वापस ले लें। क्यों बोला है? क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है ड्रग्स की वो बहुत बेकार है, वो बीमारियों में यूज़फुल नहीं हो रही है, इसलिए इन्हें या फिर इनमें इनकी वजह से एंटी रेजिस्टेंस डेवलप होता है, इस वजह से इन्हें वापस लेने के लिए बोल दिया है। अब ये इशूज़ क्यों आ रहे हैं कि ड्रग क्वालिटी इतनी बेकार क्यों हो रही है? तो पहला पॉइंट है वीक एनफोर्समेंट है एक्ट का और रूल्स का, और चैलेंजेस टू स्टेट लेवल अथॉरिटीज। इल इक्विप्ड टेस्टिंग लैब बेकार है, नॉन कंप्लाइंस विद स्टैंडर्ड्स, WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ ये मेल नहीं खाता। फाइनेंशियल डिसबर्समेंट, फंडिंग नहीं आ रही है इनके पास। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, नो टाइम फ्रेम है, एब्सेंस ऑफ नेशनल डेटाबेस है, एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, और विजिलेंस जो है फार्मास्यूटिकल को जो देखते हैं वो थोड़ा वीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट AMR क्या होता है। तो एक डिक्लेरेशन हुई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, UN जनरल असेंबली ने की है ये डिक्लेरेशन, और इसमें देखते हैं क्या हुआ है। इन्होंने 2030 तक का टारगेट लिया है कि लगभग 5 मिलियन एनुअल ह्यूमन डेथ जो है वो हम रिड्यूस करेंगे। लगभग 5 मिलियन हर साल ह्यूमन डेथ्स को हम 10% के साथ कम करेंगे, जो कि होती हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, और AMR के बारे में पढ़ लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है? जब हम मान लीजिए हमें फीवर है, हमने कोई एंटीबैक्टीरियल कोई मेडिसिन ले ली, मान लीजिए अजिथ्रोमाइसिन ले ली, और जो कि हमने कोविड में बहुत खाई है, वो इतनी हाई डोज होती है कि वो हमने पहले ही मतलब इनिशियल स्टेज पे ही ले ली, हमें पता नहीं कितना फीवर है, किस टाइप का फीवर है, हमने तुरंत ही अजिथ्रोमाइसिन ले ली और उसका पूरा कोर्स भी नहीं किया। मान लीजिए डॉक्टर ने या किसी ने बताया कि 7 दिन लेनी है और आपने उनसे 2 दिन लिया और फिर बाद में 5 दिन ली नहीं, तो इस वजह से वो जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में वो ठीक से मरता नहीं है, बल्कि वो और स्ट्रॉन्ग होकर हमारी बॉडी में बैठ जाता है। तो जब हम इससे हाई डोज लेंगे, अगली बार जब हमें फीवर होगा हम इससे हाई डोज लेंगे, फिर से कोर्स पूरा नहीं करेंगे, फिर वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ऊपर दवाई का असर होना बंद हो जाएगा। तो इसी को हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कई वजह से हो सकता है हमें, और ये हमें काफ़ी जो गंदी जगह होती हैं, जैसे वॉशरूम हो गया या फिर हॉस्पिटल्स ठीक से साफ नहीं है, वहाँ पर हमें ऐसे बैक्टीरिया मिल जाते हैं, या हम किसी गंदी सी जगह में गए हैं, किसी गली वाली में गए हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसका कारण ये है कि एग्रीकल्चर में आजकल बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो रहा है, और मेडिकेशन में तो हो ही रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट, लैंडफिल, मतलब जितनी भी गंदी जगह हैं और मेडिसिन वगैरह में है, उस बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं किसी न किसी वजह से, जिसकी वजह से ये हमें हो रहा है। इसमें कुछ स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या इनिशिएटिव लिया ग्लोबल लेवल पे हुआ है। ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैप और ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम क्लास, ये WHO के द्वारा चलाया गया है दोनों। एक है वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये 3 लोगों के बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ है, WHO,
FAO एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो ये दो इनिशिएटिव हम मेंशन कर सकते हैं ग्लोबल लेवल का। और इंडिया में क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर AMR 2017 और नेशनल AMR सर्वेलेंस नेटवर्क ऑफ स्टेट मेडिकल कॉलेज लैब्स, ठीक है, इन लैब्स के लिए बनाया गया है। और दूसरा कैंपेन है रेड लाइन कैंपेन, फिर है बैन ऑन इनएप्रोप्रिएट फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन, ये कुछ इनिशिएटिव हम लिख सकते हैं। फिर है एटम्स फॉर फूड, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसने पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी साइंटिफिक फोरम, इस फोरम का नाम था एटम्स फॉर फूड। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने ये फूड जैसी कॉन्फ्रेंस या फोरम में क्यों पार्टिसिपेट किया, जबकि वो तो किसी न्यूक्लियर रेडिएशन और इन सबसे डील करती है। तो देखते हैं इसमें जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने इसलिए किया टू एनहांस द एग्रीकल्चर एंड डेवलप लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी, इनको एनहांस करने के लिए ये किया है। वो कैसे करेगा, वो देखते हैं भाभा इंस्टीट्यूट कैसे करेगा इसे। तो रेडिएशन टेक्निक से एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, फूड की जो शेल्फ लाइफ होती है उसे बढ़ा करके, फॉल आउट रेडियो न्यूक्लियाइड टेक्निक से ये जो सॉइल इरोजन होता है उसके पैटर्न को ठीक करके, फिर सॉइल मॉइस्चर जो होता है उसको प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड करके, किसकी वजह से प्रोवाइड करता है, कॉस्मिक रेज न्यूट्रॉन सेंसर की वजह से टेक्नोलॉजी यूज़ करके, फिर रेडियो इम्यूनो ऐसे टेक्नोलॉजी, ये क्या काम करती है, इनेबल प्रिसाइज टाइमिंग फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ब्रीडिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टेरॉइड इंसेक्ट टेक्निक, ये पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, मान लीजिए ये वाली टेक्निक जो है स्टेरॉइड वाली जो है मच्छरों के लिए भी यूज़ की है किसी कंट्री ने, कि जितने भी मेल मॉस्किटोज़ हैं उन्हें स्टेरॉइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो आगे और अपने ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं कि मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट मेज ऑब्जर्वेटरी, ये जो है एशिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है और वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी है। ये किस चीज़ के लिए काम आएगा, मेज ऑब्जर्वेटरी, ये जो है ऑब्जर्व करेगा हाई एनर्जी गामा रेज को। हाई एनर्जी गामा रेज कहाँ जनरेट होती हैं, ये सुपरनोवा के आसपास जनरेट होती है, ब्लैक होल्स और गामा रे बर्स्ट, ये गामा रेज जनरेट होती है। अब इसका महत्व क्या है कि गामा रेज डिटेक्ट करनी है, तो सबसे पहले ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, गामा रेज जो होती है बहुत ही छोटी वेवलेंथ होती है और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कौन कौन करता है, न्यूट्रॉन करता है, पल्सर करता है, सुपरनोवा करते हैं। और अर्थ में ये जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं, गामा रेज जनरेट लाइटनिंग करती है और एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव डिके करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेटरी इसलिए रखी गई है कि हम देख सकें कहाँ पर ब्लैक होल है, कहाँ पर सुपरनोवा, कुछ क्या उनकी क्या एक्टिविटी हो रही है, इन सब पर नज़र रखने के लिए ये ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। और ये कहाँ पर है, हानले लद्दाख में है। लद्दाख के क्यों चुना गया है, लद्दाख का जो हानले जगह है, हानले वैली है, ये क्लाउडलेस स्काई है, यहाँ पर बादल नहीं होते, एकदम क्लियर स्काई रहता है और लो एटमॉस्फेरिक वाटर पेपर है, इसलिए हानले को चुना गया है। हानले एक तरीके से अब एस्ट्रो टूरिज्म भी बन गया है, जो यूनिवर्स को टेलीस्कोप से देख सकते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स और सुपरनोवा वगैरह। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यूट्रिनो फॉग, लक्स ज़ेपलाइन USA का जो डार्क मैटर डिटेक्टर है, ये डार्क मैटर डिटेक्टर है USA का, ये फेल हुआ है टू आइडेंटिफाई द डेफिनेट पार्टिकल बिहाइंड द डार्क मैटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिनो फॉग। तो ये जो डिटेक्टर है ये फेल हो गया है आइडेंटिफाई करने में कि डेफिनेट पार्टिकल कि डार्क मैटर के पीछे कौन सा पार्टिकल काम करता है। क्यों फेल हो गया, क्योंकि न्यूट्रिनो फॉग आ गया था। इसे हम देखेंगे न्यूट्रिनो फॉग क्या होता है। पहले हम देखें डार्क मैटर जो है ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा पार्ट है, जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखता, लेकिन वो प्रेजेंट है, हमें नहीं दिखता कि वो एक्चुअली में दिखता कैसे है, क्या है क्या नहीं है, वो हमें अभी पता ही नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ वो है, डार्क मैटर प्रेजेंट है यूनिवर्स में। अब हम देखते हैं न्यूट्रिनो फॉग क्या होता है। इट रेफर्स टू द बैकग्राउंड नॉइज इंटरफेरेंस क्रिएटेड बाई वास्ट नंबर ऑफ न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस इन यूनिवर्स। अब न्यूट्रिनोज एक पार्टिकल है जो जनरली किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं होता, इनफैक्ट हमारी बॉडी से भी वो पास हो जाता है, वो पहाड़ों के अंदर से भी पास हो जाता है, कहीं भी चला जाता है। वो न्यूट्रिनो बहुत ही कह सकते हैं किसी चीज़ से भी पास हो सकता है, इसलिए उसे डिटेक्ट करना और उस पर रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल है। ये क्या कौन इसे जनरेट करता है, सन से निकलता है, सुपरनोवा से निकलता है, ये न्यूट्रिनो जो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। न्यूट्रिनोज इंटरेक्ट वेरी वीकली विद मैटर, बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं, मेकिंग डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होने में बहुत मुश्किलें आती हैं, बट दे आर एवरीवेयर परमिएटिंग, मतलब ये किसी के अंदर से पास हो जाते हैं यूनिवर्स में, ठीक है। ये इसके बारे में था, और ये न्यूट्रिनो ही वजह है जिसकी वजह से लक्स ज़ेपलाइन फेल हो गया अपने ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट न्यूज़ है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, CO2 और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है कैरोन, एक प्लूटो का मून है, वहाँ पर डिटेक्ट हुआ है। ये तो गैसेस इस मून पर डिटेक्ट हुई हैं। किसने ये चीज़ देखी है, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। प्लूटो के 5 मून हैं और 5 में से सबसे बड़ा कैरोन मून है। प्लूटो एक्चुअली डॉर्क प्लैनेट है और प्लूटो और कैरोन ये आपस में एक दूसरे को क्या बोलते हैं उसे, आपस में ये एक दूसरे को ऑर्बिट करते रहते हैं, क्योंकि इसका जो साइज़ है कैरोन का ये बड़ा है, जिसकी वजह से ये इसे अट्रैक्ट करता है, अपने साइज़ की वजह से ये प्लूटो को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे को ऑर्बिट करते रहते हैं। इसलिए प्लूटो जो है डॉर्क प्लैनेट है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अपने मून को ऑर्बिट नहीं करता। नेक्स्ट न्यूज़ है स्काई शील्ड, स्विट्जरलैंड ने जो है यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। ये क्या है, ये एक आयरन डोम स्टाइल डिफेंस सिस्टम है। मान लीजिए ये इनका आयरन डोम है, इसमें मिसाइल्स लगी हुई हैं, और मान लीजिए ये यूरोप है, यहाँ से कहीं से कोई आक्रमण होता है, रशिया ने मान लीजिए यूरोप पे एक आक्रमण कर दिया, मिसाइल भेजी, तो ये तुरंत डिटेक्ट करेगा और ये चारों तरफ फैल जाएगा, मिसाइल अपनी छोड़ देगा और इसे डिटेक्ट करके इसको खत्म कर देगा। एक तरीके से ये डोम बना लेगा यूरोप के चारों तरफ, जिसकी वजह से ये इसे प्रोटेक्ट कर लेगा और इसे ऊपर हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये इस तरीके का एक आयरन डोम स्टाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है यूरोपियन ने, जिसे अब स्विट्जरलैंड ने भी ज्वाइन कर लिया है।
नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान, ये WHO ने लॉन्च किया है। किस लिए? टू टैकल द डेंगू एंड अदर एडीज बॉर्न एयरबो वायरसेस। डेंगू जो है वो जीका वायरस से होता है और एडीज जो है एडीज से जो है चिकनगुनिया होता है, ठीक है। तो इनसे निपटने के लिए ये एक प्लान बनाया गया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने इसे मॉडिफाई किया है इस स्कीम को, और इसमें क्या किया इन्होंने इंसेंटिव्स बढ़ा दिए गए। पहले 1 करोड़ का इंसेंटिव था, अब 2 करोड़ कर दिया गया। ये स्कीम किस लिए है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, और WHO के अकॉर्डिंग ये जो है दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं, ये तो उनके लिए है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। ये जो फोरम है ये रेगुलेट करता है मेडिकल डिवाइसेस को ग्लोबली। जितने भी मेडिकल डिवाइस होते हैं, जैसे बीपी नापने की मशीन होती है, डायबिटीज़ शुगर नापने की मशीन होती है, और भी इतने सारे डिवाइसेस होते हैं मेडिकल के, तो उनको रेगुलेट करता है ये ग्रुप, ये फोरम इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। और हार्मोनाइजेशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रैकोमा। इंडिया बिकेम 3rd कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू एलिमिनेट ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक बीमारी है जो कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज की लिस्ट में शामिल है ट्रैकोमा। तो इंडिया ने इसे एलिमिनेट कर दिया है अपनी स्कीम्स और प्रोग्राम्स के द्वारा। पहले भी इंडिया ने 2 बीमारियों को एलिमिनेट किया जो कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में आती थी। पहला है कीनिया पॉम डिसीज और दूसरी है जॉस। तो ट्रैकोमा देख लेते हैं ये क्या होता है। ट्रैकोमा एक आंखों से रिलेटेड बीमारी है जो कि हमें इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस पिला सकता है, ठीक है। ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है? ये बैक्टीरिया का नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि इन्फेक्शन फैलाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्चेस प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट और मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये 2 स्कीम लॉन्च की है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने। देखते हैं इसमें क्या है। पहले हम ये वाली स्कीम देख लेते हैं। इंडिया बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल बजट। ये स्कीम जो है हमें इनोवेटिव रिसर्च में हेल्प करेगी और इंडिया को साइंस एंड टेक के फील्ड में आगे ले जाएगी। फिर दूसरी स्कीम है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में ये हमें बढ़ावा देगी। और इसके 3 पार्ट हैं बेसिकली। पहला है ट्रॉपिकल EV बैटरीज एंड बैटरी सेल्स, मतलब बैटरीज और सेल्स की फील्ड में ये बढ़ावा देगी। दूसरा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, ये पूरा एक ही है, ट्रॉपिकल EV बैटरीज एंड बैटरी सेल्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन्स, ठीक है। फिर ड्राइव मशीन्स एंड ड्राइव्स, फिर EV चार्जिंग से, मतलब जितने भी EV से रिलेटेड है, जैसे इनके चार्जिंग स्टेशन हो गए, इनके बैटरीज हो गई, EV व्हीकल्स हो गए, तो इन सब से रिलेटेड ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी और इसमें हेल्प करेगी। अब हम अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 2023 के एक्ट के तहत स्थापित हुआ था और ये ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल सेंटर एक्सीलेंस फॉर ABGC XR। तो ये जो है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड ये जो VR होते हैं वर्चुअल रियलिटी वगैरह, इन सब में हमारी हेल्प करेगा। इन सब में इकोनॉमी में बढ़ावा देगा, क्रिएटिव इकोनॉमी बूस्ट करेगा हमारी। इस तरीके की चीज़ों में जब हमारा यूथ आगे बढ़ेगा तो इसके फ़ायदे भी हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, प्ले ग्राउंड फॉर वेरियस इमर्सिव टेक्नोलॉजी, क्रिएट इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करेगा, एनहेंस इंडिया सॉफ्टवेयर एंड FDI वगैरह इंडिया में आएगी। फिर कुछ शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यूरोपा क्लिपर जो है नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है। नासा का अब तक का सबसे बड़ा स्पेस क्राफ्ट है ये। यूरोपा को उसको मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है, जो कि जुपिटर का मून है, और उसमें देखेगा कि उसमें लाइफ सपोर्ट है या नहीं है। दूसरा है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स। ये 3 एजेंसीज में काम कर रही हैं, जासा, नासा और ये से, यानी जापान, अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। इसमें एक साथ काम कर रही है। क्या काम कर रही है कि डार्क साइड ऑफ मून है, जो फार साइड ऑफ मून है, उसको एक्सप्लोर करेगी और क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन मून को डिस्कवर करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तीसरा मिशन है राइस रिमूव डिब्री इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन। ये जो है ESA का मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, जो कि क्रिएटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी इन स्पेस। स्पेस की एक्चुअली ये जितने भी जो सैटेलाइट आपस में कोलाइड होते हैं, या जितने भी हमने वहाँ पर ये डिब्री फैलाती हैं स्पेस के अंदर, तो उन्हें मिनिमाइज़ करेगा, उन्हें किसी तरीके से साफ़ करेगा और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। वहाँ पर कोई इकोनॉमी हम जनरेट करते हैं उसको भी ये बढ़ाएगा। फिर चौथा प्रोग्राम है मूनलाइट प्रोग्राम। ये भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है। ये क्या करेगा? सर्विस फॉर 400+ मून मिशन प्लान बाई स्पेस एजेंसी एंड प्राइवेट कंपनीज ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। मतलब ये मून मिशन से रिलेटेड ये कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगा और अपनी इकोनॉमी बढ़ाएगा प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड करके। तो ये साइंस एंड टेक की कुछ न्यूज़ थी अक्टूबर मंथ की, ये हमने देख ली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।